हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर किया है उसमें हम लोगों ने स्टडी किया है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करने के लिए। इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी स्टडी किया था जो प्रूव करते हैं कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, या फिर आप बोल सकते हो डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है और वही मॉलिक्यूल जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। आज के टॉपिक में हम लोग क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम आपका पैकेज्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है जो कि फॉर्म होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्रोमोसोम, ये डायग्राम दिया गया है। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए की ही पैकेज्ड फॉर्म है। ये डीएनए है नीचे की साइड, देखिए जो पिंक एंड पर्पल कलर से है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। इसका भी आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जो डीएनए होता है वो पैकेज्ड फॉर्म में आ जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो उस पैकेज्ड फॉर्म को हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। सपोज आप यहाँ से कोचिंग गए या स्कूल गए तो अपनी जो बुक्स होती है, नोटबुक्स होता है, वो आप पैक करके लेके जाते हो और जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है या फिर अब आप चले गए आपको पढ़ना होता है तो उसको ओपन करते हो। ठीक, फिर आपका क्लास ओवर हुई, आपको घर आना है तो आने से पहले जैसे ही क्लास ओवर होती है आप उसको फिर से पैक करते हो। ऐसा तो नहीं होता कि उसी पेज नंबर पे खोल के आप वो घर पे लेके आ रहे हो सारी बुक्स को, नोटबुक्स को, नहीं। तो आप उसको क्लोज करते हो, फिर एक बैग के अंदर पैक करते हो, तब लेके आते हो। तो जब आप ट्रांसफर हो रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे तो अपनी सारी चीजों को पैक करके लेके जाओगे, या आपको कहीं शिफ्टिंग भी करनी होती है तो अपना सारा सामान आप पैक करते हो। सिमिलरली जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, ठीक, तो जो डीएनए है उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहला काम होगा डीएनए की 2 कॉपी बने, जितना भी डीएनए है उसका अमाउंट जस्ट डबल हो जाए, क्योंकि वो सेल 2 सेल में डिवाइड होगी तो दोनों सेल के पास पूरा पूरा डीएनए का अमाउंट होना चाहिए ना, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो कैसे कोड डिकोड होती है वो आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो जब वो सेल डिवाइड होगी, 2 सेल में डिवाइड होगी, तब उस सेल में जो डीएनए है पहला तो वो अमाउंट डबल होगा, उसके बाद वो डीएनए पैकेज्ड फॉर्म में आएगा, क्योंकि अब एक सेल से वो डीएनए को 2 सेल के अंदर जाना है या उसी का ही पार्ट है तो 2 पार्ट में डिवाइड होना है। दैट मीन्स वो ट्रांसफर हो रहा है ना नई दूसरी सेल में, तो वो भी तो सेल की नई जनरेशन हुई। तो जब ट्रांसफर होगा तो क्या इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन ओपन फॉर्म में ट्रांसफर होगी? को बीच में कुछ डैमेज हो जाए? नहीं। तो वो जो डीएनए होता है पैकेज्ड फॉर्म में दोनों सेल में जाता है, तो उसी पैकेज्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ठीक, अब जो डीएनए है, अगर हम बात करते हैं इसी डीएनए की, तो हमने इसको बुक से कंपेयर किया है ना, बुक्स एंड नोटबुक्स, बुक्स या फिर नोटबुक्स। तो अब इंफॉर्मेशन तो इसके पेजेस में है ना, पेजेस में है। तो क्या पेजेस अलग अलग लेके जाते हैं? नहीं, आपके जो पेजेस होते हैं चैप्टर वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज लगे हुए होते हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक्स होती है, उन पेजेस की बाइंडिंग होती है। तो पर्टिकुलर एक फिजिक्स की बुक हो गई, साइंस की बुक हो गई, तो वो भी तो बाइंड फॉर्म में है। तो ये जो इंफॉर्मेशन तो इन पेजेस में थी, तो अब वो बुक के फॉर्म में है। तो मैं कंपेयर करके बता रही हूँ आपको। तो जो ये डीएनए होता है एज सच पेजेस के फॉर्म में नहीं होता है, वो भी एक आपका दूसरे फॉर्म में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ पे हम लोग पहले रफली डायग्राम देख लेते हैं, फिर इस डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, तो डीएनए आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में इसके पास इसकी जो यूनिट्स होती है इससे बना हुआ होता है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं आपके 26, उससे कहीं भी इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो तो वही 26 अल्फाबेट्स हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए इंग्लिश। सिमिलरली जो न्यूक्लियोटाइड है ये 4 टाइप्स के हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो डीएनए में, इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके रिपीट करके पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके भगवान ने यूज करी है किसी भी प्रोडक्ट को कोड करने के लिए। अब ये डीएनए को अब जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब इसको किसके छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है, और जो डीएनए की साइज है वो बहुत ही बड़ा है। अभी मैंने इसका साइज नहीं लिया, ह्यूमन सेल का मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक बार।
तो अब जब इस न्यूक्लियस के अंदर क्वाइड फॉर्म में इसको रखेंगे तो इट विल गेट रिपेल। तो ये रिपेल होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। इतना बड़ा एक साथ डीएनए रखेंगे तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होना चाहिए था, तो इसके अंदर क्वाइड फॉर्म में होगा। तो ये जो डीएनए होता है किसके साथ रैप अराउंड होगा, विल रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि अभी हम लोग क्रोमोसोम को प्रोकैरियोटिक सेल का भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल का भी पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स नहीं होते, तो हिस्टोन प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं। तो ये जो डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप होता है। तो डीएनए पहले हिस्टोन प्रोटीन्स को बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ऑक्टामर होता है, 8 की यूनिट्स में होता है, 4 सामने से दिख रहे हैं, 4 पीछे होते हैं। इसके चारों तरफ कौन होगा, एक पूरा सर्किल, दूसरा 3/4, फिर पूरा सर्किल, फिर 3/, इस तरह से ये पैक होता है। तो ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो दिख रहा है, अदरवाइज ये जो स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है। तो डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। इस फॉर्म में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है जब सेल वर्किंग स्टेज में होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, फंक्शनली एक्टिव होती है, वर्किंग कंडीशन में है। ठीक, जब डिवाइड हो रही है तभी ये जो क्रोमैटिन है ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सी अगेन ये डीएनए था, सपोज इस डीएनए को हमने पैक किया हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर दिखता है उसी तरह से दिखा रही हूँ। तो ये थ्रेड लाइक ही होता है, ये रैप्ड अराउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। तो इस तरह से बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये रैप्ड अराउंड होगा तभी ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। आफ्टर दैट ये अगर सेल डिवाइड हो रही, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जब एक्टिव फॉर्म में हो तो इसी फॉर्म में डीएनए होता है, इस फॉर्म में नहीं होगा। सेल के अंदर भाई रखने का कोई तरीका होता है ना, आपके पास बुक है तो शेल्फ में रखोगे, बैग है तो आगे वाली चेन में अलग रखोगे, बुक्स रखोगे, पीछे वाली चेन में आप नोटबुक्स रख रहे हो, जैसे भी अरेंज कर रहे हो। तो सिमिलरली क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड जब ये सेल डिवाइड होगी तो दिस क्रोमैटिन टेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस, इस तरह से। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरह से क्रोमोसोम बनाते हैं हम लोग, कैसे है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये। लेकिन ये जो पैक होगा वो यही होगा, इसको हम लोग स्मूथली बना देते हैं कि हाँ भाई ये 2 क्रोमैटिड हो गई, एक क्रोमैटिड पूरी और यहाँ से दूसरी। भाई जैसे धागा होता है ना, जब कोई पतंग उड़ा रहा होता है पूरी आपकी टेरेस पे वो धागा बिखरा हुआ होता है, तो जब इसको भाई वापस उसको पैक करना होता है तो आप क्या करते हो, यहाँ से फिंगर से रैप अराउंड करते हो ना, तो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलरली आपका क्रोमोसोम भी है, ऐसा नहीं क्रोमोसोम इस तरह से है ना, पैकेज फॉर्म ही है जो आपका क्वाइड फॉर्म में ऐसे ऐसे फॉर्म होती है तरह से। ठीक है, साइड भी ठीक कंडेंस हो गया, एक तरह से पैक हो गया, दिस इज क्रोमोसोम। लेट्स सी दिस डायग्राम अगेन। ये अभी जनरल डिस्कशन है, डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर को हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हियर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 2 हेलिक्स हैं, एक दो पूरा डबल हेलिकल्स है, 2 स्ट्रैंड है। इसके बाद ये जो डीएनए भाई छोटा हो जाएगा, सेल के अंदर तो बहुत छोटा सा होता है, आपको नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, तो स्मॉल बन कर दिया, एक थ्रेड में कर दिया। ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप अराउंड रहता है इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, तो ये ऐसे इस तरह से डीएनए रैप्ड अराउंड रहता है। अब इससे फिर ये और पैकेज्ड फॉर्म ले लेता है, देखिए ये ले रखा है आराम से पैकेज्ड फॉर्म पूरा, भाई पूरा थ्रेड था, ये फर्दर पैक हो गया इस क्रोमैटिन फाइबर। तो ये इस तरह से होता है जब आप डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे, लेकिन आपको जब न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो ऐसा ही थ्रेड दिखता है जो ऊपर दिया गया है क्रोमैटिन फाइबर में। फर्दर जब सेल डिवाइड करेगी तो ये स्ट्रक्चर किसका ले लेगा, क्रोमोसोम का। दिस स्ट्रक्चर तो रीड कर लेते हैं कंटेंट को। या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आर द कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन क्या था, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स।
दीज आर कंडेंस्ड क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल ही तो कंडेंस्ड फॉर्म में था, पैकेज्ड फॉर्म में था, सेम लाइन लिखी हुई है। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली इन डिविजन फेज, जब सेल डिवाइड करेगी, और सबसे अच्छे कब दिखते हैं, मेटाफेज। सेल डिवीजन की जो मेटाफेज होती है, जब सेंटर पे अरेंज हो जाता है सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे। इन इंटरफेज, सबसे ज्यादा इंटरफेज में ही तो टाइम स्पेंड करती है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लूज क्रोमैटिन, लूज क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ऊपर जो क्रोमैटिन है इसकी तरह ही आपका प्रेजेंट रहेंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होगा। In your previous classes, you have studied that chromatin material of DNA consists of DNA chromatin material किसका बना हुआ था, DNA plus 5 type of histone protein H1, H2A, H2B, H3 and H4 in this diagram। ये जो DNA था अभी हम लोगों ने स्टडी किया वो रैप्ड अराउंड था ना हिस्टोन प्रोटीन्स के। तो ये ऊपर की साइड आपके H2A, H2B प्रोटीन होते हैं, नीचे साइड H3 एंड H4 प्रोटीन होते हैं, और दो दो के सेट में होते हैं, तो ये आपका ऑक्टामर बना देता है, 8 प्रोटीन्स है। इसके ऊपर कौन डीएनए जो रैप्ड है वो कोर डीएनए जिसके ऊपर है, और फिर दूसरा आपका आ जाएगा ऑक्टामर, उसके ऊपर रैप्ड अराउंड होगा। तो बीच का जो जितना डीएनए है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हियर इट इज नोन एज लिंकर डीएनए। और ये जो 8 प्रोटीन्स हैं इसको एक आपका और हिस्टोन प्रोटीन पैक करे हुए है जिसका नाम है हिस्टोन H1, ये वाला सबको पैक किए हुए। तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है। इसको सपोज अगर इसको H2A मान रहे हैं तो हेयर इसके पीछे वाला भी H2A, इस आपका H2B है तो इसके पीछे वाला भी H2B, नीचे ये दिस वन इज H3 तो इसके पीछे वाला H3, एंड हेयर इट इज H4 तो इसके जस्ट पीछे वाला H4 होगा। तो ये 8 हो गया टोटल। इसके ऊपर जो डीएनए रैप है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो कोर डीएनए हो गया, और सबको एक साथ जोड़े हुए कौन है, H1 हिस्टोन। तो ये दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इस तरह से आपका पूरा जो थ्रेड बनता है, और फिर वो आपस में ही सोलेनॉइड वाला स्ट्रक्चर ले लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। नेक्स्ट, तो क्रोमोसोम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेम मटेरियल। क्रोमोसोम भी डीएनए का ही या क्रोमैटिन का ही बने हुए, बस पैक कर दिया गया है, फॉर्म थोड़ी ना चेंज होगी। इन प्रोकैरियोट्स हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। इन दैट केस क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का ही प्रेजेंट बना हुआ होता है। अब आप बोलोगे कि भाई प्रोकैरियोट में भी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना डीएनए को, एज कंपेयर टू द यूकैरियोट प्रोकैरियोट डीएनए इज लेस स्टेबल, बट हाँ इन प्लेस ऑफ histone proteins there are some positively charged ions which are present around the DNA। डीएनए के आसपास पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। भाई कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, अपने आप पॉजिटिव तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा ना, तो वो स्टेबल रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को। तो सबसे पहले आपको प्रोकैरियोटिक पता होना चाहिए ना। प्रोकैरियोटिक इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमोसोम अलग है समवॉट, एंड यूकैरियोटिक सेल का अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल होती कौन सी, बैक्टीरियल सेल। अब आप कहोगे बैक्टीरियल सेल क्या है, जिसमें की जिस सेल में जो डीएनए है वो आपका किसी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, आप बोल सकते हो न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और जहां जिस रीजन में ये सिर्फ प्रेजेंट रहता है, डेंस रीजन, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं इसके केस में, न्यूक्लियोइड। ठीक, इसके क्रोमोसोम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम से स्टडी कर लेते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा एक जगह पे मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोम सिंगल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सिर्फ एक ही होता है, और वो भी सर्कुलर होता है, लीनियर नहीं होता है। दो तरह के डीएनए होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लीनियर होता है मतलब दोनों एंड जुड़े हुए नहीं होते, दो एंड्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, सर्कुलर फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है और सिंगल होता है। इसी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ में एक्स्ट्रा डीएनए भी पाया जाता है, जो मेन फंक्शनिंग के लिए सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, सेल के सर्वाइवल के लिए जो फंक्शंस रिस्पॉन्सिबल है वो सब आपका मेन डीएनए के पास होगा, तभी तो उसको मेन डीएनए बोला गया या मेन क्रोमोसोम बोला गया। किसी किसी सेल में एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, तो इन स्मार्टफोन्स का, भाई फोन्स का काम क्या है, कॉल करना, कम्युनिकेट करना।
चलो ठीक है, आपने व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर लिया, आपने एफबी से, मैसेंजर से, इंस्टा से, कॉलिंग से कम्युनिकेट कर लिया, वीडियो कॉल से कम्युनिकेट कर दिया, बट उसमें अब तो किसका फीचर है? कैमरा का भी फीचर है, टेम्परेचर का भी फीचर है, कैलकुलेटर का भी फीचर है। तो अगर ये सारे फीचर ना होते तब भी तो मोबाइल चलता, तब भी तो हम कम्युनिकेट करते, या मैसेंजर से या व्हाट्सएप से, कॉलिंग से। मेन काम तो कम्युनिकेशन का, तो एक्स्ट्रा फीचर हो चाहे ना हो, एक्स्ट्रा फीचर उसको और अच्छा बना देते हैं। सिमिलरली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास भाई एक्स्ट्रा डीएनए, इसके पास एक्स्ट्रा भाई कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब इसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट की बात नहीं कर रहे कि हाँ अगर ये नहीं होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेन क्रोमोसोम होना चाहिए। सपोज ये बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया है, उसके पास कोई औजार तो नहीं होते, टूल्स तो नहीं होते हैं, या वेपन्स नहीं होते ना कि हाँ दूसरे बैक्टीरिया को उस वेपन से मारेगा, नहीं। सपोज एक मीडियम है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है, बी से लिख दे रहे बैक्टीरिया, और यहाँ पे फंगस भी ग्रो कर रही है। अब भाई खाना तो इतना ही प्लेट में रखा हुआ था जहां पे भी ये ग्रो कर रहा होगा, या फिर दूसरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा हो, सेकेंड बैक्टीरिया भी होगा, तो कंपटीशन होगा इनके बीच में। या यहाँ पे मैंने एक एंटीबायोटिक डाल दी, तो अब यहाँ पे आ जाती है बैक्टीरिया के सर्वाइवल की बात, एग्जिस्टेंस की बात। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उनके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, वो ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो बाकी के फंगस और अदर बैक्टीरिया से भी फाइट करेगा और इस एंटीबायोटिक से भी फाइट करेगा। तो इसको हम लोग, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। आई होप समझ में आ गया होगा प्लाज्मिड भी। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में हम एक और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, एपिसोम। जब ये इंडिविजुअल है, फ्री है, फ्री है, इंडिविजुअली काम कर रहा है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, इसके साथ जो मेन क्रोमोसोम है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, इसके बीच में मतलब अपने इसको ऐड नहीं करेगा, इसमें ऐड नहीं होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, तब तो हम इसको प्लाज्मिड बोलेंगे। बट कुछ किसी किसी सेल में जो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को मेन क्रोमोसोम के साथ अटैच कर लेता है, और टाइम पर, जब टाइम होगा या जब भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद डिटैच भी कर लेगा। अगेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, as per the requirement, it attaches itself to the main DNA and also फिर से ये क्या हो जाएगा, रिमूव भी हो जाएगा मेन डीएनए से। सो इट इज नोन एज एपिसोम। तो अभी हम लोग ने क्या क्या चीजें स्टडी करी, प्रोकैरियोटिक के मेन क्रोमोसोम को, विच इज सर्कुलर, और यहाँ पे जीन्स भी अलग तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो फर्दर आपका आगे का टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन में। तो इसमें जीन्स कैसे होंगे, लाइन टू लाइन होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, और वो डीएनए जो आपका एक्स्ट्रा डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल, ये ऐड भी हो जाता है, अटैच भी हो जाता है मेन डीएनए के साथ, और रिमूव भी, डिटैच भी हो जाता है, देन इट इज नोन एज एपिसोम। अदरवाइज अगर ये बाहर ऐसा ही कभी भी ये अटैच नहीं हो रहा है, एडिशनल फीचर दे रहा है, देन इट इज नोन एज प्लाज्मिड। ठीक है, कभी अटैच नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो ये आपका एपिसोम और प्लाज्मिड में डिफरेंस है। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट हियर। प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होगा, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होगा, और उतने रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर बोलते हैं। न्यूक्लियोइड आपका हो गया, जीनोफोर हो गया। नेक्स्ट, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसमें स्टोर होती है, सिंगल, एक ही होता है, सारी की सारी भाई एक ही तो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल रिप्रेजेंट करती, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी सबकी सेल यूकैरियोटिक है। तो इनकी एक सेल के लिए कितना चाहिए इंफॉर्मेशन, ज्यादा चाहिए क्या, अभी जरा सा होगा तो जरा सी इंफॉर्मेशन उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी, उतनी काफी है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और उसकी जो लेंथ होती है 1 to 1.2 मिलीमीटर होती है सिर्फ। प्रोकैरियोटिक के पास सिर्फ ओनली एक क्रोमोसोम होता है, वो भी भाई डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में होगा, अदरवाइज जब डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाएगा। द बैक्टीरियल डीएनए डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, बैक्टीरिया अभी बात कर रहे थे, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, हेंस लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक, लेस स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर होगा, तो नेगेटिव चार्ज डीएनए, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, तो स्टेबल हो जाता है, यहाँ पे हिस्टोन नहीं है। टू काउंटर एक्ट द नेगेटिव चार्ज, भाई अब इसको भी तो रखना है इस सेल के अंदर मेन डीएनए को, तो नेगेटिव चार्ज को काउंटर एक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, क्या होता है वहां पे, तो फॉस्फेट जो बैकबोन होती है डीएनए की, फॉस्फेट ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस या फिर प्रोटीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज हो वो एसोसिएट हो जाते हैं डीएनए के साथ, तो उसको सराउंड कर लेते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द हिस्टोन, क्योंकि इसमें हिस्टोन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में
या फिर आप डीएनए की बात कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं उसको। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हिस्टोन द प्रोकैरियोटिक डीएनए डज नॉट फॉर्म न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर स्टडी किया था ये आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं बनता है, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही फॉर्म होगा। नेक्स्ट, but DNA of prokaryotes may form several loops and super coiling to make it stable। अब भाई कोई भी आपके पास सर्कुलर थ्रेड है तो क्या आप उसको ऐसे ही रख सकते हो? भाई ऐसा है तो इसको ऐसे भी तो रख सकते हो, इसको ऐसे भी तो रख सकते हो, भाई लूप्स तो बन सकते हैं ना। इसी तरह से लूप्स के फॉर्म में रखा हुआ होता है डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर हम बात करते हैं इस्ट्रेचिया कोलाई, ई कोलाई की बात करते हैं, बैक्टीरिया की, इसका जो डीएनए होता है इट इज 1100 mm लॉन्ग कैरिंग अबाउट 2500 जीन्स। इतने से डीएनए में कितने जीन्स हैं? 2500 जीन्स हैं जो सफिशिएंट है इस्ट्रेचिया कोलाई के फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज प्लाज्मिड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्लाज्मिड को फिर से पढ़ लेते हैं। मेन सर्कुलर डीएनए के अलावा यहाँ पे कुछ अदर स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होते हैं इन सेल के अंदर, उनको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? विलियम हेज एंड जोसेफ लेडबर्ग ने। प्लाज्मिड जरूरी नहीं है सब में प्रेजेंट हो, कुछ प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, सब नेसेसरी नहीं है। ये भी पता है ना कि एडिशनल फीचर दे रखा गया है, गॉड दे रखा है गॉड ने कुछ बैक्टीरिया को, भाई हाँ तुम ये भी ले लो। प्लाज्मिड कंटेन लिमिटेड एंड स्पेसिफिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज हम इनको मेन क्रोमोसोम ना बोलने लगते। ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है विच सप्लीमेंट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इस लाइन का ये मतलब है। क्या किसमें काम करते हैं? मेटिंग कैपेबिलिटीज। जैसे दो सेल हैं, दो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज दो सेल हैं तो इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाए। दो सेल थी, दोनों सेल पास पास आ गई और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, और उस ट्यूब लाइक अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसमें से भाई एक सेल का जो प्लाज्मिड है दूसरे सेल में पास ऑन हो सकता है, उसके अंदर भी फीचर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से प्लाज्मिड दूसरी सेल में पास ऑन हो गया। ठीक, तो ये भी दूसरी सेल क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके पास पहले से प्लाज्मिड नहीं था तो ये मेटिंग में काम, ये बैक्टीरिया सेल की मेटिंग है इस तरह से, तो ये मेटिंग में काम करते हैं प्लाज्मिड। मेटिंग में फिर कुछ इंफॉर्मेशन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होती है। सपोज एक प्लेट है, ठीक, एक जगह है, इस पे खाना है, बैक्टीरिया के लिए सड़ा गला खाना, इस पे खाना है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, हमने एंटीबायोटिक डाल दी। अब बहुत सारे बैक्टीरिया तो मर गए लेकिन कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए। अब जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर गया तो उनके अंदर देखा गया ऐसा क्या था? उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर एक ऐसा प्रोटीन था जो कि इस एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था। तो अब देखा गया कि ये प्रोटीन बना कहाँ से? तो ये जो प्रोटीन था इसका जो जीन था वो मेन क्रोमोसोम पे ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड था। उसको नाम क्या दे दिया? प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड के ऊपर इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या इस एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज करने वाला जीन था जो कि प्रोटीन को फॉर्म करेगा, टॉलरेट करेगा एंटीबायोटिक को। तो ये एडिशनल फीचर हो गया ना, एक्स्ट्रा फीचर दे दिया गया बैक्टीरिया में। Such supplement is therefore helpful for bacteria under stressful conditions, unfavorable conditions। भाई एंटीबायोटिक दे दिया, बैक्टीरिया मर जाए, उसमें से एक दो सर्वाइव कर गया क्योंकि उसका प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए जीन प्रेजेंट था। तो ये सारे जीन्स आपके प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। जीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड फॉर फर्टिलिटी के लिए भी होते हैं, फर्टाइल, जिसको हम लोग एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। अगर फर्टिलिटी के लिए है देन वी कॉल्ड इट एज एफ प्लाज्मिड। फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो आर प्लाज्मिड उसको बोलेंगे। तो दो टाइप के हम लोगों ने यहाँ पे प्लाज्मिड को स्टडी किया, एक एफ प्लाज्मिड एंड एक आर प्लाज्मिड। तो फर्टिलिटी मतलब मेटिंग के लिए होगा तो एफ प्लाज्मिड बोलेंगे, रेजिस्टेंस के लिए होगा एंटीबायोटिक के लिए तो हम लोग उसको आर प्लाज्मिड बोलेंगे। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिन, बैक्टीरियोसिन के प्रोडक्शन के लिए होगा। बैक्टीरियोसिन आपका एक प्रोटीन है जो अदर बैक्टीरिया, अभी आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के लिए पढ़ा था, अब यहाँ पे मेरे पास खाना पीना है, सड़ा गला जो भी है, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगा। अब एक तरह के नहीं 10 तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, भाई हमारा खाना कम हो जाए, हमारी सर्वाइवल का बात है, भाई लड़ाई जंग करेंगे, तो वो बैक्टीरिया ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेंगे जो अदर बैक्टीरिया को किल करेंगे, हम उनकी पॉपुलेशन को किल नहीं करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर जो देखा गया, वो जो प्लाज्मिड पाया गया, उसका नाम रख दिया गया कॉल प्लाज्मिड। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? बैक्टीरियोसिन, वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे जो अदर बैक्टीरिया को किल करेगा। नेक्स्ट,
Plasmid are also very useful for scientists in genetic research. बायोटेक्नोलॉजी वाले फील्ड में प्लाज्मिड बहुत ज़्यादा यूजफुल है. These are used as a carrier for transmitting DNA from one cell to another during genetic engineering. एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लाज्मिड एज अ टूल यूज किया गया, एज अ टैक्सी आप बोल सकते हो यूज किया गया. तो रिसर्चेस चलती रहती हैं. हमने देखा कि हाँ अच्छा, क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर तो डायरेक्ट करेंगे नहीं, बैक्टीरिया सबसे इजीएस्ट मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, इजी ग्रो कर जाता है. तो उसमें हमने देखा कि जो डीएनए को एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है तो प्लाज्मिड बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है. तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी यूज किया जाता है. बीइंग स्मॉलर इन साइज, क्योंकि ये स्मॉल है साइज में, एंड नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ द मेन डीएनए, और ये मेन डीएनए का पार्ट ही नहीं है. वो अगर हो चाहे ना हो, बैक्टीरियल सेल पे इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा कि हाँ वो उसका डेथ की नौबत आ जाए. तो द प्लाज्मिड आर इजी टू आइसोलेट एंड मैनिपुलेट. तो वो इजी हम लोग बैक्टीरिया सेल से बाहर भी निकाल सकते हैं, उसको जो भी हमें रिसर्च करनी होगी उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपिसोम. इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये सब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का ही स्टडी कर रहे हैं. तो दीज आर ऑल्सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट. ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, सिमिलर टू प्लाज्मिड, बट क्या है, इनके पास एबिलिटी होती है कि एसोसिएट कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसके साथ, मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रिवर्सिबली. मतलब डिटैच भी हो जाएंगे और एसोसिएट भी हो जाएंगे, और ये इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई, अपनी कॉपीज भी बना सकते हैं. सेक्स फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर इन बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम. या एग्जाम्पल है एपिसोम का. सेक्स फैक्टर है जो अभी हम लोगों ने प्लाज्मिड में पढ़ा था, फैक्टर. नाउ द नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक क्रोमोसोम. ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. हाईली कॉइल्ड होता है स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है. क्रोमोसोम आपका एक से ज्यादा होते हैं. डिफरेंसेस हैं. जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर रैप्ड अराउंड होता है, और उसके बाद वहां पे हेलिकल स्ट्रक्चर भी बनता है सोलोनॉइड जैसा. ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने स्टडी किया, ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है, एक धागे के ऊपर मोती की तरह है. फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कॉइल होता चला गया ना, सब एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ. तो इसको देखेंगे तो हमें इसी तरह क्रोमैटिन फाइबर की तरह दिखता है. क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक से ज्यादा होते हैं क्रोमोसोम. यहाँ पे जो डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है. हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4. जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो बेसिक डाई से, बेसिक हिस्टोन आर सर्टेन बेसिक प्रोटीन्स व्हिच आर ऑफ 5 टाइप्स. द डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ये लीनियर होता है, मतलब कि दो एंड्स होते हैं, ऐसा नहीं वो दोनों ज्वाइंट हो सर्कुलर फॉर्म में, नहीं. हिस्टोन सर्व्स टू बाइंडिंग द डीएनए बाय फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. ऑलरेडी स्टडी, न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम आपका बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. यूकैरियोटिक के कुछ फीचर्स यहाँ पे दे रखे गए हैं. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो यूकैरियोट में क्योंकि न्यूक्लियस पाया जाता है तभी तो हम उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. तो बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म, फंगस है, प्लांट है, प्रोटिस्टा है और एनिमल्स है, सब में आपकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक है. कोई भी सेल की बात करें, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरी बॉडी बनी हुई है, सारी यूकैरियोटिक सेल है, एक सेल आपकी प्रोकैरियोटिक ना. सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ के सब सेल्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. जीवन फेज, जो हर एक क्रोमोसोम होता है, जीवन फेज, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस थ्रेड जिसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं जीवन फेज में. बाद में ये जो क्रोमोसोम है वो आपका इंटरफेज में नहीं दिखते हैं. किसके फॉर्म में होते हैं, इंटरफेज आपकी वर्किंग फॉर्म, फंक्शनल कंडीशन या मेटाबॉलिक रिएक्टिव फॉर्म है. इसमें आपका किस फॉर्म में होते हैं, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं. भाई जब ट्रांसफर होगा, सेल डिवाइड होगी, तभी क्रोमोसोम बनेगा. नेक्स्ट, क्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमोनीमा. क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिन होता है उसको हम लोग क्रोमोनीमा बोलते हैं. भाई पैकेज किया गया तो क्रोमोसोम के साथ कुछ सेंट्रोमियर भी होता है, तो जितना आपका डीएनए और हिस्टोन वाला पार्ट होता है इसमें, उसको हम लोग क्रोमोनीमा बोल रहे हैं. द डीएनए शोज मैनी इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिनको हम लोग इंट्रॉन्स बोलते हैं. द कोडिंग रीजन्स आर नोन एज एक्सॉन. दिस विल डिस्कस लेटर व्हेन वी स्टडी अबाउट जीन्स. ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी हम लोग इंट्रॉन्स और कोडिंग वाला छोड़ दें, थोड़ा सा लेंदी है. जब डिटेल में स्टडी करेंगे जीन्स को तब पढ़ेंगे. So here's the differences between the prokaryotic and eukaryotic chromosome. Let's read them. Simple
स्मॉलर प्रोकैरियोटिक होता है, बिगर एंड कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक होता है, फ्यू नंबर ऑफ जीन्स प्रोकैरियोटिक में होगा, कम है, मोर आपका यूकैरियोटिक में होगा। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल होता है, मोर देन वन होते हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। डीएनए आपका यहाँ पे सर्कुलर होता है प्रोकैरियोट में, यहाँ पे आपका लीनियर होता है। आफ्टर दैट द क्रोमोसोम कंटेन अनइम्प्रिंटेड जीन्स, ये जीन्स आपके लाइन्स टू लाइन्स, अच्छा चलो यहाँ पे बता देती हूँ इन शॉर्ट, यहाँ पे इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसके जो जीन की सिर्फ एक जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो ये जो जीन है इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है एज सच लिखी हुई है, सीधे 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 लिखी हुई है। लेकिन यूकैरियोटिक थोड़े से स्मार्ट टाइप के हो गए, ये पूरा जीन है, अपना आपको सारी इंफॉर्मेशन रीड करो, आराम से रीड कर लोगे। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फिर बीच में पूरा जीन, एक ही जीन मैंने बनाया है, यहाँ पे कुछ ऐसा रीजन है जिसके कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फालतू में पड़ा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाला पार्ट, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट पड़ा हुआ है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो इस तरह से इंटरप्टेड है। ये जब पूरा ये वाला रीजन हट जाएगा और बाकी के पार्ट को जब जोड़ दिया जाएगा तब उसका कुछ सेंस निकलेगा, मतलब कुछ क्या तब उसका सेंस निकलेगा, ठीक। तो बीच बीच में इंटरप्टेड रीजन है जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है। प्रोकैरियोट में क्यों नहीं है भाई, इतना सा तो डीएनए ही है सर्कुलर फॉर्म में, उसमें इंटरप्टेड रीजन होगा तो जीन्स कम नहीं हो जाएंगे, तो ये आपका इंटरप्टेड इंट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूकैरियोट में इंटरप्टेड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, जब इनको हटाने के बाद सब पूरे को एक साथ जोड़ दिया जाता है डीएनए को, तब वो आपका इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। तो इंट्रॉन्स एक्सॉन्स यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया आपको। After that, the replication of a DNA of bacterial chromosome is unidirectional, start at a one point, एक ही डायरेक्शन में होता है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। जब डीएनए की दूसरी कॉपी बनती है तो एक ही साइड से स्टार्ट होता है, बट यूकैरियोट में मैनी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। इतना बड़ा है सारा, जल्दी जल्दी करना है तो दोनों साइड से, सपोज ये डीएनए है तो इधर भी कॉपी बन रही है और इस साइड भी कॉपी बन रही है, दो दो कॉपी बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डीएनए के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे।